प्रसाद श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं ये मानता हूँ कि एक आदर्श शिष्यत्व का अगर कहीं हमें देखना है तो हम मावली बाबू के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने माधवराव सप्रे जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और उसका अनुपालन किया और उसके पूरे के पूरे माहौल में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, वो सचमुच बहुत अनुकरणीय और प्रेक्षणीय था। और मावली बाबू ने जो सप्रे जी के जाने के बाद जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी चीजें उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत की, उससे यह भी साबित हो गया कि एक साहित्यकार के तौर पर, एक रचनाकार के तौर पर, एक हिंदी शैली के तौर पर उनकी अपनी भी प्रतिभा बहुत असाधारण थी। लेकिन जब तक सप्रे जी जीवित रहे तब तक वो उनकी छाया में ही काम करते रहे, जो कि बहुत अनुकरणीय बात है। जब आज के विषय की बात आती है, बहुत सुंदर दोनों आलेख हमारी सम्माननीय विदुषी महिलाओं ने यहाँ पर वक्ताओं ने प्रस्तुत किए और उसके बाद महादेव प्रसाद पांडे जी ने और कशपा जी ने भी इस पर विचार व्यक्त किए हैं। सप्रे जी जब छत्तीसगढ़ में तो निकाल रहे थे तो वो तो 1901 में वो आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि साहित्य का संकट कब नहीं था, यह सिर्फ हम देखने की बात करें। तो 1901 में जब सप्रे जी छत्तीसगढ़ में तो निकाल रहे थे तो किसी एक पाठक ने उनको एक पत्र लिखा जो उलाहना भरा पत्र था कि आपको क्यों दुर्गति हो गई कि आप ये तमाम काम धाम छोड़ के एक साहित्यिक पत्रिका निकालने लगे। आपको किसने कहा था कि साहित्यिक पत्रिका निकालिए? आपको अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिल रही थी तो क्यों नहीं? सरकारी नौकरी करते, ज्यादा कमाते और अपना सारा पैसा फूंक कर ये साहित्यिक पत्रिका निकाल रहे हैं। और निकाल रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें कोई समझौता भी नहीं करते। अरे अगर आपको एक पत्रिका ही छापनी है तो अल्लाह का नाम छापिए, लोगों की बुराई छापिए, डराइए, धमकाइए, और नहीं तो राजे महाराजाओं के चारण घाट बनिए जिससे आपकी ये पत्रिका चले, नहीं तो आपकी ये साहित्य सेवा बेकार है। 1901 में कही गई बात है। साहित्य का संकट कब नहीं था? ये संकट दरअसल नहीं है, पांडे जी ने बहुत अच्छी बात की। ये समय समय पर आने वाली चुनौतियां हैं। अभी श्रद्धेय बस्तेनिया जी मुझसे पूछ रहे थे और मैं उस बात का इशारा यहाँ पर करने ही वाला था। मैंने उनसे कहा कि किस किस चुनौती को आप कहां कहां से झेलेंगे, कैसे कैसे झेलेंगे। अभी सुधीर शर्मा जी ने फेसबुक की बात की। भारत सरकार कहती बहुत सारी वेबसाइटों को बैन कर देना चाहिए क्योंकि उसमें देश विरोधी सामग्री का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें समाज विरोधी सामग्री का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब यहां सब वयस्क और प्रगल्भ लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि 6 लाख से ज्यादा पोर्न साइट्स मौजूद है जिसमें पोर्नोग्राफिक फिल्में दिखाई जाती हैं? क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक साइट्स देखने वाले देशों में भारत का नंबर 1 है? क्या आपको मालूम है कि सिर्फ गूगल पे POR ऐसा टाइप करने से 1,60,000 साइट्स आप एकदम देख सकते हैं? कौन सी छतरी लगाएंगे आप? कैसे इस सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकेंगे आप? जब आपका बेटा आपके घर में आके पूछता है कि फला फिल्म लगी है, उसकी जो हीरोइन है उसे कहा जाता है कि ये पोर्न स्टार है, तो पिताजी या माताजी मुझे इसका मतलब समझाइए। आप कैसे उसका मतलब समझा सकते हैं? हम कौन सी संस्कृति को रोकने की बात कर रहे हैं और कहां से रोकने की बात कर रहे हैं? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब तक हमारा पाया मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा अपना आधार मजबूत नहीं होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप इंटरनेट का कनेक्शन निकाल देते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा अखबार है, सुधीर जी वगैरह सब तकनीकी दक्ष लोग यहां बैठे हैं। एक ट्वीट 160 शब्दों की सीमा होती है एक ट्विटर, और एक ट्विटर के फॉलोअर्स 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख एक एक व्यक्ति के फॉलोअर्स। कुछ दिन पहले बहुत सुंदर आर्टिकल आया था वीक में और इंडिया टुडे में, उसमें ऐसे तमाम लोगों का जिक्र था जिनके एक एक दिन में 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और हम लोग यहां पर उनका नाम तक नहीं जानते। हमारी पुस्तक छपती है, प्रतियां आजकल 300 प्रतियां छपती है और हमें लगता है बहुत बड़ा साहित्य लिख दिया। अब सोचिए वो व्यक्ति जो एक लाइन 160 शब्दों की लिखता है उसे 1.5 से 1.5 लाख लोग पढ़ते हैं और वो समाज के सामने वो पासा फेंकता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं।
वो समाज के लिए संस्कृति भी गढ़ रहा है, वो समाज के लिए परंपराएं भी गढ़ रहा है, और वो समाज के लिए भाषा भी गढ़ रहा है। हिंदी के सामने संकट नहीं है, अंग्रेजी परेशान है। क्वींस लैंग्वेज कही जाने वाली अंग्रेजी परेशान है, और अंग्रेजी विभाग के शिक्षक अपने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से पूछते हैं कि बच्चे अगर ट्विटर की भाषा में प्रश्नों का उत्तर देंगे, अगर एसएमएस की भाषा में प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो हम उन्हें कैसे जांचेंगे? ये संकट धीरे धीरे हिंदी में भी आएगा। अभी तो हम इंग्लिश के प्रति परेशान हो रहे हैं। इंग्लिश से बढ़ के अभी भाषा आने वाली है, जो एसएमएस की भाषा होगी, जो ट्विटर की भाषा होगी, उससे भी हमें निपटना होगा, उससे भी हमें देखना होगा। तो मैं सिर्फ आपको कहीं बहुत अधिक चौंकाने या बहुत अधिक डराने की दृष्टि से ये सारी बातें नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमें हमारा नजरिया और बड़ा करना होगा, दृष्टिकोण और व्यापक करना होगा, समय के बदलाव को भी पहचानना होगा, चीजों को भी देखना होगा। हाँ, कुछ दिन पहले एक और संगीत की पत्रिका के लोकार्पण में मुझे आने का अवसर मिला था, और कुछ युवा पीढ़ी के बच्चे यहाँ पर बैठे थे, उनके सामने मैंने इस बात को कहा। वो संगीत के संदर्भ में था, पर वो साहित्य के संदर्भ में भी फिट बैठता है कि विशुद्ध शास्त्रीय संगीत अगर आपका नहीं चल रहा है, तो उसमें जो नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें फ्यूजन म्यूजिक है, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी है, जैज भी है, लोक संगीत भी है, और उन तीनों को मिला के लोगों के सामने कुछ नया, जिसमें कुछ मौलिक चीजें भी हैं, कुछ हमारी परंपराएं भी हैं, उन सबको लोगों के सामने प्रस्तुत करें। वो सब चीजें हमारे साहित्य में भी क्यों नहीं आ सकती? साहित्य में भी हम क्यों नए प्रयोग नहीं कर सकते? ऐसे प्रयोग जो आने वाले समय की चुनौतियों के लिए हमें तैयार कर सके। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अपनी वेबसाइट खोली और उसमें हमारे आर्टिकल्स, हमारे लेख ब्लॉग के जरिए जा रहे हैं या और तरीकों से जा रहे हैं, पर उसमें ऐसा कोई साहित्य हम प्रस्तुत करके ये जो नई पीढ़ी है, जो दिग्भ्रमित होगी, लगातार हो रही है, होने वाली है, उसको रोकने का कोई प्रयास हम कर सकें। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम संस्कृति की बात कहते हैं तो हम संस्कृति को कला से जोड़ते हैं। अभी बहुत सुंदर किसी बात की संस्कृति है, मतलब कुछ गाना बनाना, कुछ चित्रकला, कुछ लिखा और संस्कृति हो गई। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि संस्कृति यानी हमारे पूरे जीने का ढंग है। हमें उसे उतने व्यापक धरातल पर देखना होगा, और उस दृष्टि से अगर हमारे साहित्य का सृजन होगा, तभी जाके हम समाज में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो आने वाले समय में हमें और अधिक डरावने रूप में सामने दिखने वाली हैं और अधिक विकराल रूप में हमारे सामने दिखने वाली हैं, उनके लिए हम बहुत सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत हो सकेंगे। और मुझे विश्वास है कि साहित्य में वो ताकत है। ये बात सुभद्रा जी ने बहुत गहरी पीड़ा से कही थी कि अगर आपकी साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाना है तो घर में पृथ्वी का होना जरूरी है, आपकी साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाए। ये बात हो सकती है, पर तुलसीदास जी का कौन बेटा हमारे बीच में था? कबीरदास जी का साहित्य क्यों हमारे बीच में? उनका कोई बेटा था क्या जिसने कबीरदास जी की किताब लिखी? कलम में थोड़ी सी और ताकत रहेगी, कलम में ताकत रहेगी तो समाज उस साहित्य को लेकर आगे जाएगा। बेटे भी फॉलो करेंगे पर समाज लेकर आगे जाएगा। और हम संकल्प कर सकते, हमें ताकत है, हमें प्रतिभा है, हमें रचनात्मकता है, और हमें कुछ जुझारूपन है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मित्रों, बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, चुनौतियां बहुत गंभीर हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातें आपने धैर्य से सुनी, इसलिए